Welcome friend, welcome to Sri Swaminarayan. From today onwards, now we are going to start our new lecture series which is based on SPI. Okay? आप लोग जो SPI की तैयारी करने के लिए एक स्टेप आगे आ चुके हो, तो उसके लिए हमने एक नई टेस्ट सीरीज और एक लेक्चर सीरीज लॉन्च की जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो 10th के SSC का जो सिलेबस है, स्पेशली जो साइंस 2 का सिलेबस है वो मैं कवर करने वाली हूँ। तो उसके जो चैप्टर वाइज MCQs है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? होमोलॉगस ऑर्गन्स आर। फिर हमें नीचे उन्होंने ऑप्शंस क्या दिए? टेल ऑफ बर्ड, मंकी एंड स्कॉर्पियन, स्टिंग ऑफ हनी बी, स्कॉर्पियन, फैंग्स ऑफ स्नेक, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, फ्लाइंग फिश एंड बर्ड, पैडल ऑफ व्हेल, front leg of horse and arms of human, leg of duck, hind limbs of pig and hind limbs of kangaroo। तो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? होमोलॉगस ऑर्गन्स में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि ये किस टाइप का इवोल्यूशन है आपका? डाइवर्जेंट। किस टाइप का इवोल्यूशन है? डाइवर्जेंट टाइप का इवोल्यूशन है, कि जिसमें जो एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज है, जो कोई आपके जो ऑर्गन्स इंटरनली वो सिमिलर दिखते हैं लेकिन फंक्शन कैसा होता है उनका? डिससिमिलर, या फिर फंक्शन जो है वो फंक्शन अलग अलग है। जैसे कि अब पैडल ऑफ व्हेल, व्हेल कहाँ रह रही है? एक्वेटिक हैबिटेट में। तो अब वहां पर वो अपना जो पैडल है या फिर फ्लिपर है किसके लिए यूज करेगा? स्विमिंग के लिए, राइट? वैसे ही फ्रंट लेग ऑफ हॉर्स या फिर आर्म्स ऑफ ह्यूमन अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, तो हॉर्स फॉर एग्जाम्पल लोकोमोशन कर रहा है, हम हमारे आर्म्स किसके लिए यूज करें? चीजें उठाने के लिए या फिर रखने के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? वैसे ही डक का भी है, लिम्स यानी कि हाइंड लिम्स जो है, पैर जो है, पिग का हो या फिर कंगारू का, वो चलने के लिए यूज कर रहा है, राइट? तो ऐसे में ऑर्गेनिजम्स अलग अलग है, उनके फंक्शंस अलग अलग है। अब डक वो भी चलने के लिए, और जब वो वाटर एक्वेटिक हैबिटेट में होगा वो स्विमिंग के लिए उसको यूज करेगा। कंगारू जंपिंग के लिए अपने लेग्स यूज करेगा, राइट? तो ऐसे में उनमें जो इंटरनल या फिर एनाटॉमिकली जो स्ट्रक्चर्स है वो कैसे हैं? वो क्या दिखाते हैं? सिमिलैरिटी दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप फंक्शन की बात करो तो फंक्शन कैसा है? डिससिमिलर। ठीक है, तो यहां पर होमोलॉगस ऑर्गन्स का जो एग्जाम्पल दिया है वो प्रॉपर एग्जाम्पल जो है वो सेट कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि होमोलॉगस ऑर्गन कैसे होता है, या फिर होमोलॉगस जो इवोल्यूशन है, होमोलॉगस ऑर्गन्स में ये जो इवोल्यूशन का हम टाइप पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये जो होमोलॉजी है या फिर एनालॉजी है, होमोलॉगस जो ऑर्गन है या फिर होमोलॉगस इवोल्यूशन वगैरह, डाइवर्जेंट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि वहां पर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसे है? सारे सिमिलर, लेकिन आप अगर उसका फंक्शन परफॉर्मेंस का अगर एबिलिटी देखोगे वो कैसा है? पूरा डिससिमिलर या फिर डिफरेंट है। तो जब भी कभी होमोलॉजी या फिर होमोलॉगस ऑर्गन का कोई एग्जाम्पल पूछेगा, वहां पर आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी, क्या? कि वहां पर एनाटॉमिकली सिमिलैरिटीज है लेकिन फंक्शनली क्या है? वो डिससिमिलैरिटी। यहाँ पर इवोल्यूशन कैसा हुआ है? यहाँ पर पहले तो सारा सिमिलर दिख रहा है लेकिन फंक्शनली वो सारा क्या हो गया? हर एक ऑर्गन अलग अलग हो गए हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग हो गए स्ट्रक्चर्स, राइट? इसीलिए वो कैसे हो गए? डाइवर्जेंट, डाइवर्ज कर गए। उनमें इंटरनली सिमिलैरिटीज दिख रही थी, ठीक है, आप जब तक इंटरनली स्टडी कर रहे हो सारा एक जैसा दिख रहा है, लेकिन जैसे आप फंक्शन की तरफ मुड़े तो हर एक का फंक्शन कैसे हो गया? अलग अलग हो गया। इसीलिए इसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one is connected with human evolution? तो यहाँ पर अगर ह्यूमन इवोल्यूशन को आपको अगर कंसिडर करना है तो ह्यूमन इवोल्यूशन में आप मोस्टली वेस्टिजियल ऑर्गन्स को स्टडी करते हो। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स को किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर, कि अगर हम हमारे एंसेस्टर्स को देखते हैं तो एंसेस्टर्स में कुछ स्पेसिफिक इंटरनल
कैरेक्टर्स या फिर कुछ ऑर्गन्स हुआ करते थे जो उस वक्त फंक्शनल थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ता गया वो ऑर्गन जो है नॉन फंक्शनल बन गए क्योंकि उसका यूज ही नहीं कर रहा था ह्यूमन, राइट। तो वैसे ही मजाक मजाक में बहुत बार आपको स्कूल टीचर्स या फिर पेरेंट्स भी बोलते हो कि ये जो दिमाग दिया है उसका इस्तेमाल कर, अगर नहीं किया तो वो भी क्या हो जाएगा, वेस्टिजियल हो जाएगा, राइट। तो वैसा ही है कि ये जो ह्यूमंस का इवोल्यूशन हो रहा था, तो इवोल्यूशन के दौरान कि जब आपका फायर का इनोवेशन हुआ तो उस वक्त अनकुक्ड रॉ फूड जो था अब वो कुक्ड फूड में बदल गया। फायर आने की वजह से वो ह्यूमंस उसको क्या करने लगे, कुक करके खाने लगे। तो इसके वजह से जो आपका अपेंडिक्स था वो क्या नहीं रिलीज करने लगा, सेल्यूलोज, क्योंकि सेल्यूलोज किस चीज के लिए जरूरत है, आपके जो प्लांट मटेरियल जो है सेल्यूलेज नाम का जो एक कंटेंट होता है, सेल्यूलोज जो होता है प्लांट सेल्स में, उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम लगता है और वो एंजाइम ही अपेंडिक्स सीक्रेट करता था। लेकिन जैसे कुक्ड फूड आने लगा वो सेल्यूलोज हमारे बॉडी में आता था क्या, नहीं, उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत आन पड़ती थी, नहीं, हमें सिर्फ क्या ज़रूरत, फाइबर्स। लेकिन जो आप हर्बीवोर एनिमल्स हैं उनके पास अपेंडिक्स आज भी फंक्शनल है, क्यों, क्योंकि वो पूरा अनकुक्ड प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, इसलिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास सेल्यूलेज नाम का एंजाइम और साथ ही साथ कुछ मिथानोजेंस के बैक्टीरिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूछने की क्या कोशिश की कि ह्यूमन एवोल्यूशन में इनमें से कौन कनेक्टेड है, या फिर ह्यूमन इवोल्यूशन जब हो रहा था तब हमें क्या पिक्युलरिटीज दिखी, मतलब इवोल्यूशन में क्या हमें चेंजेस दिखे, प्रोमिनेंट चेंजेस, तो वो था शॉर्टनिंग ऑफ जॉ। पहले के अगर आप ह्यूमन इवोल्यूशन में जो हमारे एंसेस्टर्स है, जो जिस इंसान से या फिर जिस मंकी से हमने आज का ह्यूमन, अभी का ह्यूमन इवॉल्व होकर दिख रहा है, तो पहले के आप देखोगे ब्रेन की साइज, बॉडी की साइज बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती। अब हम उतने हट्टे कट्टे बड़े चौड़े हैं, हम एनिमल्स की तरह दिखते हैं, नहीं, वी आर कंप्लीटली इवॉल्व्ड ह्यूमंस, राइट। तो हम में ये जॉ का भी लाइन कैसे हो गया है, शॉर्टनिंग हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ह्यूमन इवोल्यूशन में कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स आते हैं, साथ ही साथ एक्सटर्नली कुछ जो है चेंजेस दिखने लगे हम में। तो उसमें से प्रोमिनेंट चेंज कौन सा था, शॉर्टनिंग ऑफ जॉज। Darwin finches provide evidence of evolution from. Darwin finches provide evolution from which point of view? From biogeography point of view, ठीक है, from biogeography point of view. Anatomically वो changes होंगे क्या, नहीं, बर्ड से बर्ड्स ही रहेंगे। मॉर्फोलॉजिकली उनमें कुछ चेंजेस आए, विंग्स की जगह उनके पैर हो गए, पैर के जगह उनके कुछ फ्लिपर्स हो गए, नहीं, मॉर्फोलॉजिकली भी कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन बायोजियोग्राफी की वजह से, मतलब उनका जो हैबिटेट था, ठीक है, इन बायोजियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हुआ। कैसे हुआ कि उनका जो हैबिटेट था, ठीक है, जहां पर ये डार्विन की फिंचेस रह रही थी, फिंचेस का एक तरीके का छोटा सा बर्ड है, लेकिन जो जिस ज्योग्राफिकल एरिया में या फिर जिस आइलैंड पर रह रहे थे उस आइलैंड का नाम क्या था, गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। तो इस गैलापागोस आइलैंड पर वो जो रह रहे थे, उस आइलैंड में काफी सारी क्या हो गई, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से क्या हुआ कि वहां पर उस ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उस डार्विन के फिंचेस में चेंजेस आए। कैसे, अब जो इंसेक्ट ईटिंग थे उनके बीक्स में चेंज आए, जो हंटर फिंचेस थे उनमें चेंजेस आए। हर एक की तरह से हर एक फिंचेस में आपको अलग अलग मॉडिफिकेशन दिखाई देने। लेकिन ये मॉडिफिकेशन क्यों हुआ, क्योंकि वो जिस एरिया में रहे थे वहां पर जो जिस तरीके से अवेलेबल था उस तरीके से उनमें क्या हो गए, उनमें फिर वो क्या होने लगा, इवोल्यूशन होने लगा। इसलिए जो डार्विन फिंचेस में जो एविडेंस मिला है इवोल्यूशन का, वो किसके बेसिस पर था, आपके बायोजियोग्राफी के बेस पर था। बायोजियोग्राफी यानी कि क्या, वो जिस आइलैंड पर रह रहे थे उस आइलैंड में कुछ चेंजेस आने की वजह से, या फिर उनमें बाइफर्गेशन या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस होने की वजह से वो एक दूसरे से अलग होने लगी।
और वहाँ पर फिर नई स्पीशीज भी बनी जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक थी। हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना, हमें सिर्फ अब उस चैप्टर को रिवाइज करना है। हम रिवाइज कैसे कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस के बेस पर रिवाइज करें, जिससे कि आपका एसपीआई का पोर्शन भी कवर हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्विंग जो प्रैक्टिस है वो भी आपकी हो रही है, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो रहे हैं। विच वन इज नॉट वेस्टिजियल इन ह्यूमंस? तो ऑप्शंस क्या क्या आपके, पहला थर्ड मोलर, नेक्स्ट कॉकिक्स, नेक्स्ट सेगमेंटल एब्डोमिनल मसल यानी कि आपका अपेंडिक्स, या क्या है आपका अपेंडिक्स, ठीक है। सेगमेंटल एब्डोमिनल मसल अपेंडिक्स जो क्या रिलीज करता था, आपका सेल्यूलेज एंजाइम, ठीक है। अपेंडिक्स क्या रिलीज करता था, सेल्यूलेज एंजाइम, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन वेस्टिजियल नहीं है? तो थर्ड मोलर, यस वो वेस्टिजियल है। आपका जो लास्ट का सेट का टीथ होता है, टीथ का अगर आप प्रॉपर स्टडी करोगे उसमें के चार टाइप के आपको टीथ्स देखने मिलेंगे। कौन से? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो मोस्टली जो ये थर्ड मोलर का जो सेट है अपर एंड लोअर जॉ में, राइट साइड इवन लेफ्ट साइड, तो उनका जो डेवलपमेंट है मोस्टली एक एज होने के बाद अडल्ट्स में बहुत ज़्यादा दिखता है। अडल्ट्स में उनको ये थर्ड मोलर आना शुरू होता है, या फिर बहुत बार वो आता भी नहीं है और उसका कोई स्पेसिफिक रोल भी नहीं, इसलिए थर्ड मोलर क्या है, वेस्टिजियल है। कॉकिक्स, टेलबोन, yes it is vestigial. Then segmental abdominal muscle, that is your appendix, yes it is also vestigial. fingernails क्या वो vestigial है? नहीं, तो fingernails are not vestigial. तो आपके फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? fingernails, ठीक है। क्वेश्चन देखो, जहां पर नॉट पूछा गया है तो वहां पर पहले अंडरलाइन करो। क्वेश्चंस में सीधा अब हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, ट्रू और फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट, नॉट, यस, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं उसको हम नज़रअंदाज करके ऑप्शंस देख के सीधा टिक कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो पहले क्वेश्चन रीड करने के बाद पेंसिल से वहां अंडरलाइन करो कि हमें एग्जैक्टली पूछा क्या गया। यहाँ पर नॉट पूछा गया था, विच इज नॉट एन वेस्टिजियल ऑर्गन, तो उसमें से आंसर क्या हमारे दिए गए ऑप्शन में से फिंगर नेल्स। नेक्स्ट, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फाइलोजेनी। ओके, इवोल्यूशन के स्टडी को क्या कहते हैं हम? फाइलोजेनी। पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। एंसेस्ट्री, जो हमारे एंसेस्टर का स्टडी है उसको स्टडी करना, यानी कि एंसेस्ट्री, ठीक है। और ऑन्टोलॉजी आप हमें कमेंट में बताएंगे कि ऑन्टोलॉजी क्या है, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फाइलोजेनी। 3 डेफिनेशंस मैंने बताए। पैलियोंटोलॉजी इज योर फॉसिल, स्टडी ऑफ फॉसिल। एंसेस्ट्री, स्टडी ऑफ एंसेस्टर। फाइलोजेनी, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। अब ऑन्टोलॉजी का आप हमें मैसेज करके बताओगे कि ऑन्टोलॉजी एंड ऑन्टोजेनी यानी कि क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट अपरेंट चेंज ड्यूरिंग द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ होमो सैपियन इज ट्रेस्ड इन। ऑप्शंस क्या है? शॉर्टनिंग ऑफ जॉ, रिमार्केबल इंक्रीज इन ब्रेन साइज, लॉस ऑफ बॉडी हेयर, वॉकिंग अपराइट, ठीक है। द मोस्ट अपरेंट चेंज ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ होमो सैपियन। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो हर एक ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? करेक्ट, राइट। लेकिन यहाँ पर हमें मार्क क्या क्या करना है? अपरेंट चेंज, मतलब जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्केबल चेंज क्या था, ठीक है।
किसमें? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। लेकिन किसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में? होमो सैपियन। होमो सैपियन जो पहला एक इरेक्ट पोस्चर वगैरह देने वाला या फिर मोस्ट एडवांस काइंड ऑफ ह्यूमन आपको देखने लगा कि हाँ इससे हम प्रॉपर एक ह्यूमन को कंसिडर कर सकते, तो वो कौन था? होमो सैपियन। लेकिन उसमें का स्पेसिफिक चेंज फिर हमें क्या कंसिडर करना है? रिमार्केबल इंक्रीज इन ब्रेन साइज। ठीक है, पहले जो हम जिससे इवॉल्व हुए वो एनिमल लाइक ह्यूमन था, राइट? मोस्टली उसके सारे कैरेक्टर एनिमल्स को बिलोंग करते थे। तो ब्रेन साइज इंक्रीज हो रहा है, ब्रेन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही, थिंकिंग प्रोसेस, लॉजिकल प्रोसेस डेवलप हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ब्रेन साइज इंक्रीज हुई। अब हम थोड़ा सा ज़्यादा होशियार होने लगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अपरेंट या फिर प्रोमिनेंट जो इम्पॉर्टेंट कोई हमें अगर पॉइंट दिख रहा है तो वो कौन सा है? हमें एक रिमार्केबल चेंज दिखा ब्रेन के साइज में, और एक किसकी पिक्युलैरिटी है? आपके होमो सैपियन की। ठीक है, तो होमो सैपियन में ये चेंज दिखने की वजह से यहाँ पर आंसर अगर आप देखोगे तो शॉर्टनिंग ऑफ जॉ भी ह्यूमन इवोल्यूशन में देखा जाता है। लॉस ऑफ बॉडी हेयर वो भी एक आपके इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन का पार्ट है। वॉकिंग अपराइट, हम प्रॉपरली खड़े हो रहे, प्रॉपरली इरेक्ट पोस्चर में चल रहे, वो भी एक इवोल्यूशन के, ह्यूमन इवोल्यूशन का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक उन्होंने बताया कि होमो सेपियंस में जो कोई स्पेसिफिक चेंज या फिर इंपॉर्टेंट चेंज दिख रहा है तो चारों ऑप्शन में से कौन सा है? तो होमो सेपियंस में जो चेंज देखा गया था वो कौन सा था? ब्रेन साइज में रिमार्केबल इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? रिमार्केबल इंक्रीज इन ब्रेन साइज। ऐसे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। आपको सब कुछ आता है, लेकिन होता क्या है, थोड़ा सा और ज्यादा आपको उस वक्त आपके ब्रेन पर और कॉन्सेप्ट पर स्ट्रेस देना होता है सही आंसर तक पहुंचने के लिए, या फिर कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस आपको ऑलरेडी दिए गए थे। ठीक है, ऐसे चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर पहले हमने पढ़ा होमोलॉगस, अब यहाँ पर एनालॉगस जो है, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा गया। अब ये एनालॉगस कैसा है आपका? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, ये कैसा है आपका? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसमें जो आपका जो एनाटॉमिकल है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स में डिसिमिलैरिटी दिखेगी, लेकिन यहां पर जो फंक्शन है, फंक्शन कैसा है उनका? सिमिलर। ठीक है, बेस्ट और मोस्ट इजीएस्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। दोनों क्या काम कर रहे हैं? उड़ने का। बर्ड्स के विंग्स भी उसे उड़ने के लिए हेल्प कर रहे हैं और बटरफ्लाई के विंग्स भी उसे उड़ने के लिए ही हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इंटरनली अगर आप देखोगे, बटरफ्लाई के विंग्स कैसे है? पूरे पेपरी थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, उनमें कोई किसी तरीके का बोन वगैरह दिखता है क्या? नहीं, सिर्फ वेन्स होती है जो उनको नरिश करने के लिए सपोर्ट करती है। और बर्ड्स का अगर आप देखोगे, उनमें बोन्स होते हैं, न्यूमेटिक टाइप के बोन्स होते हैं, और एक उनको रफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर शेप देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, उन फेदर्स को, मेम्ब्रेन्स को एक्सटेंड करने के लिए वहां पर उनके पास क्या है? बर्ड्स के विंग्स है। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर इंटरनली पढ़ते हैं तो बोन्स दिखते हैं दोनों में, एक में दिखेगा, बर्ड्स में बोन्स दिखेंगे लेकिन आपके विंग बटरफ्लाई के विंग्स में नहीं दिखे। लेकिन दोनों का काम क्या है? सेम फंक्शन। इन एनालॉगस स्ट्रक्चर्स it is a convergent type of evolution wherein the anatomical dissimilarities are seen and functional similarities are seen. इसी वे में आप अगर होमोलॉगस एनालॉगस को, और इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हॉट टॉपिक है, तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, एनालॉगस क्या है और होमोलॉगस क्या है। होमोलॉगस का मैंने पढ़ाई दिया था, पहला क्वेश्चन वही था। एनालॉगस का याद रखना है, एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज एंड फंक्शनल इट इज सिमिलर।
वहां पर फिर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल छोटा सा इजी जो आपके डेली लाइफ में आप देखते हो क्या है, विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है, यहाँ पर हमें ऑप्शंस क्या दिया, हम पहले वो पढ़ते। तो यहाँ पर क्या है, गिल्स ऑफ प्रॉन्स एंड लंग्स ऑफ मैन, थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया, टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिटा, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड लेग ऑफ हॉर्स, विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन। अब आपको क्या लगता है, क्या लगता है यहाँ पर क्या हो सकता है आंसर? आंसर क्या है? फंक्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिमिलर, लेकिन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डिससिमिलर। तो ऑप्शंस क्या लगते हैं आपको, ऑप्शंस क्या है? गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन। गिल्स कैसा स्ट्रक्चर है, फिशेस को देखा होगा आपने, फिशेस के पास ऐसे 3 स्लिट्स दिखते हैं। फिशेस की अगर आप बॉडी देखोगे तो फिशेस की बॉडी में आपको मोस्टली क्या देखने मिलेगा, ऐसे छोटे से 3 स्लिट्स देखने मिलेंगे जिसे हम गिल्स कहते हैं। और मैंस के पास क्या है, लंग्स है। दोनों का काम क्या है, ब्रीदिंग। फंक्शन इज सिमिलर, दोनों काम क्या करें, ब्रीदिंग का काम करें, लेकिन अगर आप उनका स्ट्रक्चर देखोगे वो कैसा है, पूरा अलग। ठीक है, गिल्स का स्ट्रक्चर देखो और आप लंग्स का स्ट्रक्चर देखो, ह्यूमन लंग्स का अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो वो कैसा है, कंप्लीटली डिससिमिलर। ठीक है, तो दोनों में कोई सिमिलैरिटीज आई स्ट्रक्चर वाइज नहीं। ये छोटे से स्लिट्स है, इतनी बड़ी ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है उसमें सिर्फ 3 स्लिट्स जैसा स्ट्रक्चर दिखता है नेक रीजन में। और लंग्स इंटरनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जो एयर को कैप्चर करता है, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, तो एनाटॉमिकली अगर आप दोनों को देख रहे हो तो कैसे दोनों डिसिमिलर, लेकिन फंक्शन दोनों का क्या है, ब्रीदिंग करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपके टेक्स्ट बुक के बाहर क्वेश्चंस पूछे, लेकिन आपको बेसिक क्या है, कॉन्सेप्ट याद रखनी है कि एनाटॉमिक एनालॉजी क्या है, होमोलॉजी क्या है। ठीक है, और कन्वर्जेंट कौन है, डाइवर्जेंट कौन है। यहाँ पर आपका एनालॉगस ऑर्गन कैसा है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। यहाँ पर फंक्शन वाइज वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करे, इसलिए फिर से एक साथ आ रहे हैं, लेकिन जहाँ से उनकी शुरुआत हुई, अंदर से जो स्ट्रक्चर से जहाँ से हम शुरुआत करते हैं वो सारा कैसा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन परफॉर्म करते वक्त फिर से क्या हुआ है, एक साथ आए, इसलिए वो कैसा इवोल्यूशन हुआ, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्सिफाई हुए नहीं, वो फंक्शनली एक साथ आ गए, फंक्शन परफॉर्म करेंगे सिमिलर फंक्शन, इसलिए वो कैसा हो गया, कन्वर्जेंट। ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज एसोसिएटेड विथ लैमार्किज्म, मेंडेलिज्म, डार्विनिज्म एंड नियो लैमार्किज्म। तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, सही, बेस्ट नहीं, सही एग्जाम्पल या फिर सही आंसर क्या है, डार्विनिज्म। हमने अभी जो पढ़े डार्विन फिंचेस, ठीक है, डार्विन फिंचेस, फिर वो कहाँ रह रहे थे, गैलापागोस आइलैंड। तो ये सारा क्या है आपका डार्विनिज्म का। डार्विन ने जो अपनी कॉन्सेप्ट बताई थी डार्विनिज्म की, वहाँ पर उन्होंने जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में पूरा जो इलैबोरेट करके इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इवन डार्विन की ये बुक बहुत बार मार्केट में अगर आप देखोगे या फिर आपके स्कूल की लाइब्रेरी में भी होगी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, यहाँ पर उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो उसमें उन्होंने, उनका एक एक्सप्लेनेशन है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है उस बुक में, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, डार्विन का, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, डार्विनिज्म। ठीक है, लैमार्किज्म में लैमार्क ने सिर्फ क्या बताया, जो आपके एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो आगे ट्रांसफर होते हैं। सेम मेंडलिज्म जो है, मेंडल में उन्होंने क्या किया, ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने जेनेटिक
की जो फील्ड है, इट इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. वाई? बिकॉज उन्होंने स्टार्ट किया जीन लेवल पर जाके, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किए मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू. उन्होंने कैरेक्टर्स में कैसे डिफ्रेंसिएशन होता है, कैसे कैरेक्टर मिक्स होते हैं, नए कैरेक्टर्स कैसे फॉर्म होते हैं, उनको उन्होंने एक्सप्लेन किया. और न्यू लैमार्किज्म में उन्होंने फिर क्या है, न्यू लैमार्किज्म में अभी के जो नए साइंटिस्ट हैं उन सब ने इस कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करके अपने नए व्यूज रखे हैं बेस्ड विथ साइंटिफिक प्रूफ. ठीक है. लेकिन जहां पर इवोल्यूशन का स्टडी स्टार्ट हुआ था तो वहां पर फर्स्ट ये थॉट किसके दिमाग में आया था? आपके डार्विन के दिमाग में आया था. उन्होंने गैलापागोस आइलैंड में इन सारे फिंचेस का स्टडी किया था और इसीलिए डार्विनिज्म की कॉन्सेप्ट आई थी, जिसमें कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये दो चीजें उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की. जिसमें सर्वाइवल, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या है कि एग्जिस्ट करने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे, जहां पर ऑर्गेनिज्म अपनी रेस कंटिन्यू करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म अप्लाई कर रहे थे. तो जो डीप में अगर पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि मैकेनिज्म्स कैसे होते हैं कि जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बनाते थे कि जिससे अडल्ट में होते होते फ्यू नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स वेयर सर्वाइविंग. ओके. और सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जो आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन है उसको विथस्टैंड करके अपना एक एग्जिस्टेंस जो है वो फिट जो है सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को सर्वाइव कर रहे थे, इसलिए वो सर्वाइवल फिटेस्ट के अंदर आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी? होमो निएंडरथैलिस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन. तो सही आंसर क्या है आपका? होमो हैबिलिस. होमो हैबिलिस, स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी, द अर्लीस्ट काइंड ऑफ ह्यूमन, जिससे सिर्फ क्या होने लगे, थोड़ा सा एनिमल का बिहेवियर चेंज होने लगा था. कंप्लीटली चेंज हुआ था? नहीं. मैक्सिमम ह्यूमन कैरेक्टर्स आ रहे थे? नहीं. वो ज्यादा से ज्यादा आपको कहाँ देखने मिलते हैं? होमो सैपियन में. होमो इरेक्टस में क्या दिखा था कि वो ह्यूमन अब इरेक्ट पोस्चर में आकर स्ट्रेट खड़े होकर अपनी एक्टिविटी दिखा रहे थे. एनिमल्स की तरह वो 4 लिम्स पर नहीं बल्कि 2 लिम्स पर प्रॉपरली लोकोमोट कर रहे थे. ठीक है. होमो निएंडरथल एक स्टेप आगे आकर उनमें थोड़ा सा ह्यूमन लाइक क्वालिटी और उनके जो ब्रेन कैपेसिटी वगैरह है वो थोड़ा सा चेंज होने लगी थी. होमो सैपियंस में ब्रेन अच्छा खासा डेवलप था. इरेक्टस में पोस्चर उनका प्रॉपर हुआ था. ठीक है. निएंडरथैलिस में क्या हुआ था? निएंडरथैलिस में उनका एक स्टेप आगे आकर इवोल्यूशन के वक्त या फिर इवोल्यूशन में उन्होंने थोड़ा सा एक क्या कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, वे ऑफ बिहेवियर, उसमें चेंजेस आते हैं. हैबिलिस की पिक्युलरिटी क्या है? स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी. द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोरलिम्ब ऑफ मेनी वर्टिब्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन 4 limbs ऑफ मेनी वर्टिब्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो यहां पर एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज आई. एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज. एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज किस में होती फिर आपके? होमोलॉगस ऑर्गन्स में. ठीक है. इवोल्यूशन कैसा है ये? डाइवर्जेंट. तो एग्जाम्पल या आंसर क्या है यहाँ पर? होमोलॉजी, एनालॉजी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अडैप्टिव रेडिएशन. आंसर क्या है? होमोलॉजी. सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन 4 limbs. किसमें सिमिलैरिटी है छोड़ दो, लेकिन एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है स्पेसिफिकली 4 limbs उसमें क्या है? सिमिलैरिटीज है. इसलिए वो एग्जाम्पल किसका हुआ? आपके होमोलॉगस ऑर्गन का. कॉन्सेप्ट क्या? होमोलॉजी. देन एनालॉजी कंप्लीटली अपोजिट. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, दिस बोथ आर सेम. अडैप्टिव रेडिएशन, द अडैप्टेशन which organisms show during the process of evolution. Match the pairs.
कॉलम ए में आपके कुछ साइंटिस्ट दिए हुए हैं, कॉलम बी में फिर क्या दिया गया है, उनसे रिलेटेड उन्होंने किया हुआ स्टडी कहो या कुछ कॉन्सेप्ट्स कहो, ठीक है। तो उसमें पहला कौन है, डार्विन, ओपेरन, लामार्क, वैगनर, ठीक है, वैगनर सिलेक्शन। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस को एक बार देख लेंगे। ऑप्शंस में क्या है, अबायोजेनेसिस, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो डार्विनिज्म का अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ पर जो इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये कॉन्सेप्ट किसका था, डार्विन का। तो पी का क्या है, फर्स्ट। यहाँ पर कोई ऑप्शन है क्या पी का फर्स्ट वाला, है, ये एक ऑप्शन है और ये एक ऑप्शन है। तो बाकी के दो ऑप्शन हम क्या कर देंगे, एक तो पेयर सही मिल गए, राइट। तो यहाँ पर हम कौन सा यूजुअली लॉजिक अप्लाई करेंगे, कट करने का, जो जितना हम कट कर सकते निकाल सकते उसका निकालेंगे। तो यहाँ पर P का 1 कहाँ दिख रहा है आपको, P का 1 यहीं पर है। तो ये दो ऑप्शंस हो गए हमारे कंप्लीटली कट। दो पेयर्स भी मिल जाते तभी हम सही आंसर तक पहुंच जाते। नेक्स्ट ओपेरिन, ओपेरिन का क्या है, अबायोजेनेसिस, लैमार्क और वैगनर सिलेक्शन। ओपेरिन और हाल्डेन का उन्होंने क्या बताया था कि हमारा जनरेशन या फिर हमारे लाइफ कैसे तैयार हुई, अर्थ पर लाइफ कैसे तैयार हुई, इस पर ओपेरिन हाल्डेन की थियोरी, हम यहाँ पर डीप में नहीं पढ़ने वाले, वो आप एक बार जो लेक्चर है उसको जाकर देख लो, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लैमार्क पर जाते हैं। दो साइंटिस्ट है जो हमने इवोल्यूशन के वक्त काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा, और ये साइंटिस्ट आपको हमेशा जब जब आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे तब तब आपको वो पढ़ने। तो लैमार्क का क्या कहना था, जो ऑर्गन्स आपको, जो कैरेक्टर्स आपने एक्वायर किए, तो उसका यूज डिसयूज जो है, अगर आप ऑर्गन को यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो वो ऑर्गन्स या फिर उसका जो इम्पोर्टेंस वो आगे जाएगा नहीं जाएगा, उनका इनहेरिटेंस होगा या नहीं होगा, वो कैरेक्टर इनहेरिट नहीं होंगे, ये किसने एक्सप्लेन किया, आपके लैमार्क ने। तो यहाँ पर एन का क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 3। तो N3 आपको कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पर है, यहाँ पर है आपका N3, P का 1। अभी भी आप सही आंसर तक पहुंचे हो, नहीं पहुंचे, ठीक है, आगे चलकर देखते। नेक्स्ट है ओपेरिन एंड वैगनर सिलेक्शन। तो ओपेरिन हाल्डेन का अगर आप देखोगे तो थियोरी ऑफ अबायोजेनेसिस आएगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उनके जो 2 स्टूडेंट्स थे यूरे एंड मिलर, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था कि ये जो ओपेरिन और हाल्डेन जो कह रहे हैं कि हमारा जो हमारे लाइफ बनी है, पहली सेल जो बनी वो कहाँ से बनी और कैसे बनी है, उन्होंने सिर्फ थियोरी रखी थी कि कैसे एक लाइफ, अर्ली जो अर्थ की जो कंडीशंस थी, हॉट बॉल था, फिर वो हॉट बॉल कूल डाउन हुआ अर्थ का, फिर उसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल से, मतलब पूरा वो पानी से भरा था, उस पर कोई लाइफ नहीं थी, लेकिन सारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन एज इट इज दिख रहा था। तो ऐसे में उन्होंने फिर आगे चलकर बताया कि जो नेचर्स की जो एक्टिविटीज हो रही थी, उस एक्टिविटीज की वजह से आपके जो गैसेस है एनवायरमेंटल, उनमें क्लैशेस हुए, उनमें फिर कुछ मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस हुआ और उससे एक अपनी नई लाइफ तैयार, डायरेक्टली लाइफ भी नहीं तैयार हुई, लाइफ को ज़रूरी जो कुछ भी बेसिक जो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स थे वो तैयार हुए। तो पहला मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल जो तैयार हुआ था वो कौन सा था आपका, अमाइनो एसिड। फिर अमाइनो एसिड से बने आपके प्रोटीन। इसलिए हमेशा से आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो दैट प्रोटीन्स आर बैकबोन ऑफ ह्यूमंस और एनी लाइफ, प्रोटीन्स आर बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ओपेरिन और हाल्डेन ने क्या बताया था फिर, अबायोजेनेसिस, यानी कि जो हमारी लाइफ तैयार हुई, भले हम कहते कि सेल इज कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, लेकिन फिर से सवाल आता है कि पहली सेल कहाँ और कैसे बनी थी। तो उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी ओपेरिन हाल्डेन के ही स्टूडेंट्स ने दिया है, जिनका नाम था यूरे और मिलर। उन्होंने लैबोरेटरी में उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर लगाया और वही एनवायरमेंटल कंडीशंस लैबोरेटरी में लाई आर्टिफिशियली, और वहाँ पर फिर उनको जो कंटेंट मिला
उसमें एलेनिन, लाइसिन जैसे कुछ अमाइनो एसिड्स मिले, उससे प्रूफ मिला कि हाँ, कि पहला बायोमोलिक्यूल तैयार हुआ, उस बायोमोलिक्यूल से एक नई लाइफ तैयार हुई, और उस वक्त पहली एक सेल तैयार हुई, वहां पर उसको कोएसरवेट कहा जाता था। फिर उसका कन्वर्जन प्रोटोप्लाज्म में हो, प्रोटोप्लाज्म से फिर आपके जो अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया वगैरह है, उनसे फिर आज हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जैसे पूरे एक वर्ल्ड का जो जितना भी लाइफ ऑर्गेनिज्म है, जिस भी तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो सारा उससे इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो ओपन शुरुआत कहाँ से हुई? ओपन। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने बताया कि पहली लाइफ कैसे तैयार, उनकी थियोरी थी, लेकिन उस थियोरी को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उनके स्टूडेंट्स ने दिया था। ठीक है, तो अब m का हमने अगर 2 कंसिडर किया, ऑप्शंस में ढूंढो कहीं m का 2 है क्या? m का 2 सिर्फ यहीं पर है, यहाँ पर m का 4 दिया, मतलब ये भी निकल जाता है, ये भी निकल जाता है, ये भी। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, जिसमें डार्विन का किसके साथ मैच हुआ? इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ओपेरन का मैच हुआ अबायोजेनेसिस के साथ, लामार्क का मैच हुआ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, एंड वैगनर सिलेक्शन आता है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी। ठीक है, न्यू लामार्किज्म में, न्यू डार्विनिज्म के कॉन्सेप्ट्स में आपके नए साइंटिस्ट आते हैं वैगनर करके। ठीक है, तो यहां तक आया ध्यान में? डीएनए रेप्लिकेशन इज, डीएनए रेप्लिकेशन इज, तो उसमें ऑप्शंस क्या क्या है देखो? कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस, सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस, एंड कंजर्वेटिव। तो हमने पढ़ा है कि जो हमारा ह्यूमन डीएनए है वो कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव टाइप का है। क्यों? क्योंकि हमारा जो नया डीएनए बनता है उसमें पेरेंट डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है, एक स्ट्रैंड, और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो कैसा होता है? न्यूली सिंथेसाइज। इसलिए आपका आंसर होता है सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस। सेमी कंजर्वेटिव का ध्यान में आया कि सेमी कंजर्वेटिव कैसे आया? कि आपका जो एक नया डीएनए का ये स्टैंड बना था, ये नया डीएनए का स्टैंड कैसे बना? तो एक स्ट्रैंड है आपका पुराना वाला, एक जो आपके डीएनए 2 स्ट्रैंड से बनते हैं, राइट, विच आर रनिंग एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो एक स्ट्रैंड एज इट इज पेरेंट्स का होता है, और जो एक नया स्ट्रैंड है वो कैसा है? न्यूली सिंथेसाइज्ड। ठीक है, इट इज न्यूली सिंथेसाइज्ड, देयरफॉर वी आर सेइंग दैट it is semi conservative type of replication. But what about the semi discontinuous? तो आपने जब आपका पूरा डीएनए सिंथेसिस पढ़ते हो, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, उसमें पहला पढ़ते हो कि आपका जो डीएनए था वो कैसा बनता है? एक स्ट्रैंड होता है आपका लीडिंग स्ट्रैंड, और एक होता है आपका लैगिंग स्ट्रैंड, राइट। तो लैगिंग स्ट्रैंड में आपको छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट्स तैयार होते हुए दिखते हैं। एक तो होता है आपका पूरा पैरेंटल स्ट्रैंड एज इट इज, जिसको टेम्पलेट के तौर पर यूज करके एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया जाता है। लेकिन जो अब नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, जो आपका रेप्लिकेशन फोर्क होता है, जो 2 टेम्पलेट होती है, एक टेम्पलेट में कंटिन्यूसली वो पूरा डीएनए सिंथेसाइज होगा, लेकिन जो दूसरा टेम्पलेट है उसमें डीएनए फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, जिससे आप कहते हो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, जिसको आप क्या कहते हो? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, तो ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स फिर बाद में ज्वाइन करके एक नया डीएनए तो बना देते, लेकिन ये कैसा? वो सेमी डिसकंटिन्यूअस। सेमी क्यों? कि आधा स्ट्रैंड कैसा बन रहा है? डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंट के फॉर्म में, और आधा स्ट्रैंड कैसा बन रहा है? कंटिन्यूअस फॉर्म में उसका नया स्ट्रैंड बन रहा है। ठीक है, इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस। सेमी डिसकंटिन्यूअस बिकॉज ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड इन 2 टाइप्स, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। सेमी कंजर्वेटिव, why? Because one strand is parental strand and one strand is newly synthesized. That's why. Next, anticodon occur in tRNA, mRNA, tDNA, rDNA. tDNA जैसा कोई चीज होता ही नहीं, rRNA होता है, वो आपका राइबोसोमल आरएनए होता है जो आपके राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करता है। mRNA आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेकर आता है कि कौन से टाइप का प्रोटीन बनने वाला है, उसके लिए लगने वाले जो मतलब उस
से जो अमाइनो एसिड्स बनेंगे वो अमाइनो एसिड्स के कोडॉन्स को वो लेकर आता है, लेकिन उसे डिकोड करने का काम कौन कर रहा है? आपका tRNA। इसलिए एंटी कोडॉन की जो सीक्वेंस है, एंटी कोडॉन किसके पास होते हैं? आपके tRNA के पास होते हैं। tRNA के जो एंटी कोडॉन्स होंगे, ठीक है, तो आपके जो tRNA के एंटी कोडॉन्स हो गए, वो tRNA के एंटी कोडॉन्स आपके पूरे mRNA के जो सीक्वेंस थी, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, उसको डिकोड करेंगे, उससे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, फिर वो पॉलीपेप्टाइड चेन आगे चलकर आपका एक पूरा प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाएगी। ठीक है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस इज डिटरमाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ, अभी हमने डिस्क्राइब किया rRNA क्या होता है? राइबोसोमल RNA। tRNA जो एंटीकोडॉन की तरह काम करता है, जो आपके mRNA पर जो इंफॉर्मेशन है उसको डिकोड करके उससे एक अमाइनो एसिड बनाता है। तो हमें अमाइनो एसिड के सीक्वेंस जो है प्रोटीन के ऊपर का, उसे बनाना है, अमाइनो एसिड्स को बनाना है। तो अमाइनो एसिड्स की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है? mRNA के पास। mRNA के ऊपर के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रीड हो गए, उसको रीड करने के लिए आपका tRNA, पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा है कि tRNA क्या है? एंटी कोडॉन की तरह काम कर रहा है। कोडॉन किसके पास है? फिर आपके mRNA के पास। mRNA के ऊपर के जो कोडॉन्स है उसको रीड किया जाएगा, उसके ऊपर से आपकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। इस पॉलीपेप्टाइड चेन में आपको बहुत सारे अमाइनो एसिड्स देखने मिलेंगे, ये सारे एक साथ आकर चेन बनाएंगे, चेन से फिर आपका प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस इज डिटरमाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ mRNA। ओके, को ध्यान रखो, rRNA राइबोसोमल RNA responsible for synthesis of ribosomes, tRNA consists of anticodon sequence also known as transfer RNA, cDNA, compact DNA. Next, anti-parallel strand of DNA molecule means, आप अगर कह रहे हो कि DNA के जो स्ट्रैंड है वो एंटी पैरेलल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी पैरेलल देन? ओके, what is the meaning of anti-parallel? So पहला ऑप्शन है one strand run clockwise, no. One strand run anti-clockwise, no. Phosphate group of two strands share the same position at the end, no. Phosphate group at the start of two DNA strand are in opposite position, yes. DNA के आपको पता होगी DNA के स्ट्रैंड कैसे है? एंटी पैरेलल, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन होगा, दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन होगा। बीच में आते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये जो पूरा एक स्ट्रैंड है उसको शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है, ऐसे करके पूरा एक न्यूक्लियोटाइड आकर, बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड एक साथ आकर आपको पूरा डीएनए का स्ट्रैंड बनाते। तो अगर आप कह रहे हो कि एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है डीएनए का, तो उसका मीनिंग क्या है कि उनमें जो फॉस्फेट ग्रुप से एक फॉस्फेट ग्रुप जो स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो एक साइड तैयार होगा, उसका अपोजिट दूसरी साइड होगा। ठीक है, इसलिए आप अगर प्राइम के फॉर्म में देखोगे तो यहाँ पर 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड जो आपका डीएनए का है, दोनों स्ट्रैंड्स का कंप्लीटली कैसा है? अपोजिट। इसीलिए वो एंटी पैरेलल की फॉर्म में होने की वजह से बॉन्ड क्रिएट करके पूरा एक डीएनए का स्ट्रैंड बनाना है। क्यों? क्योंकि आप इसीलिए तो कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्यों? क्योंकि 2 स्ट्रैंड है which are running anti-parallel. Why? Because phosphate groups at the start of 2 DNA are running are opposite to each other. यहाँ पर भी अलग है, यहाँ पर भी अलग है, opposite attracts each other. Next, DNA sequence of dash is transcribed as, आपको एक DNA का सीक्वेंस दिया गया है, उसके अपोजिट अब आपको क्या बनाना है? ट्रांसक्राइब करना है। अब ट्रांसक्राइब करना है मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? आपका mRNA। ठीक है, तो अब ये जो आपको सीक्वेंस दी गई है, हम उस सीक्वेंस को लिखेंगे। ठीक है, उस सीक्वेंस से लिखेंगे। सीक्वेंस क्या है? AT
टी सी जी ए टी जी, ठीक है, ये है आपकी सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस को उन्होंने आपको क्या बोला है, ट्रांसक्राइब करना है। क्या करना है, ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब करना है मतलब क्या बन रहा है आपका, एमआरएनए। सेंट्रल डोग्मा आपने पढ़ा होगा, दैट इज डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन, फ्रॉम आरएनए टू अगेन डीएनए, इट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। बेसिक सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यही है। तो यहां पर अगर ट्रांसक्राइब करना है तो एमआरएनए बन रहा है, तो अब यहां पर थायमिन की जगह कौन लेगा, यूरासिल, राइट। तो अब सीक्वेंस कैसा तैयार हो रहा है, एडेनिन, ये आपका सपोज 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन होने वाला स्ट्रैंड है, जो कि टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, जो कि टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। अब इस टेम्पलेट को यूज करके आप क्या बना रहे हो, एमआरएनए बना रहे हो, क्योंकि आपको आगे चलकर क्या बनाना था, प्रोटीन। तो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन कौन लाएगा, एमआरएनए। अब एमआरएनए की सीक्वेंस है, तो आरएनए के पास क्या होता है, बेसिक प्यूरिन्स पायरिमिडिन्स में से कौन होते हैं, एटीजीसी या एयूजीसी। एमआरएनए के, आरएनए के पास मोस्टली क्या होता है, एयूजीसी। डीएनए के पास क्या होता है, एटीजीसी। अब यहाँ पर हमारे पास डीएनए की सीक्वेंस है, ये एज ए टेम्पलेट हम यूज करेंगे और इससे हम क्या बनाएंगे, अपना एमआरएनए। तो चलो बनाते हैं। अब ए है तो ए के अपोजिट अब कौन आएगा, टी या यू। आरएनए है, हमेशा याद रखना, अगर आरएनए है तो ऑब्वियसली यहाँ पर थायमिन की जगह कौन आता है, यूरासिल। तो हम यहाँ कौन लिखेंगे, पहले यूरासिल। थायमिन है, थायमिन के अपोजिट कौन है फिर, एडेनिन, अगेन थायमिन। सो इन द एमआरएनए स्ट्रैंड वी विल प्लेस द एडेनिन। सी जी, जी सी, ए यू टी ए जी सी। अब ये कैसा रन होगा, एंटी पैरेलल। पहले क्वेश्चन में, इससे पहले के क्वेश्चन में हमने पढ़ा एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते, डीएनए के स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल क्यों है, कैसे है, तो वो कैसे है, यहाँ पर देख लो, दे रन्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पर जो टेम्पलेट था वो अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम था, यहाँ पर जो नया बना वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। अब ये जो सीक्वेंस है, ऑप्शन में ढूंढो कहाँ है, पहले क्या क्या है, ए यू यू, हमें क्या चाहिए, यू ए ए। यू ए ए ऑप्शंस में से कौन सा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर उन्होंने आपको सीक्वेंस बनाने के लिए कहा था। एक सीक्वेंस दी गई थी, उसके अपोजिट आपको सीक्वेंस बनानी थी। आपको अगर ये पता है कि एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थायमिन एंड ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसिन इन केस ऑफ डीएनए, और अगर आरएनए में अगर आपको पेयरिंग देखना है तो एडेनिन पेयर्स विथ यूरासिल एंड ग्वानिन पेयर्स विथ साइटोसिन इन आरएनए। बस अगर ये सिंपल चीज भी अगर आप याद रख रहे हो, कहीं भी पेपर पर रफ कॉर्नर में, रफ सेक्शन में अगर आप इतना भी लिख रहे हो, कितना भी हार्ड आपको यहाँ पर लंबी चौड़ी क्यों ना हो सीक्वेंस दी जाए, आप उसकी ऑपोजिट सीक्वेंस इजीली बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि उन्होंने डीएनए का सीक्वेंस पूछा है। दो चीजें याद रखनी है, पहले तो डीएनए का बनाने के लिए कहा है या आरएनए का, ठीक है। तो यहाँ पर दी गई थी डीएनए की सीक्वेंस, लेकिन बनाने के लिए क्या कहा, आरएनए की। लेकिन उन्होंने डायरेक्टली वर्ड यूज किया क्या कि आरएनए की सीक्वेंस बनाओ, नहीं, यहाँ पर उन्होंने ट्रांसक्राइब वर्ड यूज किया। ट्रांसक्राइब वर्ड यूज करके उन्होंने कहा कि आप उसकी सीक्वेंस बनाओ। ट्रांसक्राइब कर रहे हैं तो यहाँ पर सेंट्रल डॉगमा याद रखो, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। ट्रांसक्राइब तो आरएनए बन रहा है, तो आरएनए में क्या होगा, सिर्फ अब थायमिन किससे रिप्लेस होगा, यूरासिल से, ठीक है। बस इतना ही छोटा सा 2-3 पॉइंट्स आपको सीक्वेंस के मामले में याद रखने हैं। एक बार आपने याद रख ले तो इजीली आपका सीक्वेंस बन जाएगा, और यहाँ पर श्योर शॉट आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। ये मोस्ट इजी और छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई भी सॉल्व कर सकता है। बस 2-3 चीजें याद रखनी है कि डीएनए में एक किसके साथ पेयर कर रहे हैं और आरएनए में एक किसके साथ पेयर कर रहा है,
पूछा क्या गया, आरएनए दिया है उससे डीएनए बनाना है सीक्वेंस, या फिर डीएनए दिया है उससे आरएनए के सीक्वेंस बनानी है क्या, बस इतना ही ध्यान रखो, ठीक है। क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ो, समझो, और कितनी भी बड़ी सीक्वेंस हो लिख दो। ऑप्शंस भी डायरेक्टली दिए, उन्होंने घुमाए भी नहीं है, पहले 3 देख लिया, पूरा सीक्वेंस आ गया। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय द एंजाइम। अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन प्रॉपर्ली पढ़ा है तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई घुमाने फिराने जैसी चीज नहीं, फैक्चुअल है, कि जिसमें क्या है आपको पता है कि ये फैक्ट है, ये काम इसी का है, ये काम इसी का, ये एंजाइम यही वर्क करने वाला है, यूनिवर्सल है, ठीक है। तो प्राइमेज है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज एंड हेलिकेज। सही ऑप्शन क्या है, डीएनए लाइगेज। कुछ तो आपको स्टिक करना है, कुछ चिपकाना है, यहाँ पर डीएनए के फ्रैगमेंट्स को, लैगिंग स्ट्रैंड के जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है उनको एक दूसरे के साथ स्टिक करना और पूरा एक कंप्लीट स्ट्रेच ऑफ डीएनए बनाना है, तो वहां पर लाइगेज काम करेगा। कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। प्राइमेज का क्या काम है, प्राइमेज क्या करेगा, प्राइमर को ऐड करेगा, पॉलीमरेज उस चेन को रन करेगा, हेलिकेज वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, और लाइगेज क्या करेगा, जो लास्ट में आपकी ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनी थी वहां पर जो 2 स्ट्रैंड्स बन रहे हैं तो उसको स्टिक करने का काम लाइगेज का है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट है, इसमें एक्सप्लेनेशन करने जैसी कोई कॉन्सेप्ट कोई चीज नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन जिसको पता है वो क्वेश्चन कुछ सेकेंड्स में वो बच्चा सॉल्व कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, तो आपको पता होगा प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स, ठीक है। ये आपके न्यूक्लियोटाइड के जो एक कंपोनेंट है नाइट्रोजिनस बेसिस, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसिस। आपका न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना है, न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड आर मेड अप ऑफ शुगर। Which sugar? Ribose sugar. Okay. Next, phosphate. And last is your nitrogenous bases. तो आपके नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरीके के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स आर 2 रिंग स्ट्रक्चर, एरोमेटिक रिंग्स होती है, और पायरिमिडिन्स आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, एरोमेटिक सिंगल एरोमेटिक रिंग होगी। तो उसमें जो प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स के मॉलिक्यूल कौन से है, तो प्यूरिन्स के मॉलिक्यूल कौन से आपके, एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडिन्स कौन थे, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ठीक है। कलेक्टिवली अगर आप पढ़ रहे हो, कलेक्टिवली यहाँ पर इररिस्पेक्टिव ऑफ आरएनए डीएनए, डीएनए छोड़ दो, आरएनए छोड़ दो, यहाँ पर सिर्फ हमें पढ़ना क्या है, फोकस किस चीज पर करना है, प्यूरिन कौन है, पायरिमिडिन कौन है। तो प्यूरिन में कौन कौन आता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडिन में कौन कौन आता है, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ठीक है। यहाँ पर पूरा ही लिख देती हूँ, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ठीक है, ठीक है। यहां तक याद है। प्यूरिन्स में कौन है फिर, एडेनिन एंड ग्वानिन। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या एडेनिन एंड ग्वानिन, यस, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या है फिर आपका, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर अगर आपको डीएनए आरएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा सा प्यूरिन पायरिमिडिन को समझना है तो यहाँ पर सिर्फ समझना क्या है कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन है, और आरएनए में थायमिन को रिप्लेस करके वहां पर यूरेसिल है, बाकी सेम है, एडेनिन ग्वानिन सेम रहेंगे, प्यूरिन सेम रहेंगे। पायरिमिडिन में आरएनए की पायरिमिडिन्स कौन रहेंगी, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ पूछा क्या गया था कि जो एग्जाम्पल है उसमें से प्यूरिन के मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, तो एडेनिन एंड ग्वानिन आर योर प्यूरिन molecule. Next, DNA strands are anti-parallel because of peptide bond, disulfide bond, hydrogen bond and phosphodiester bond. आपका आंसर है phosphate bond. phosphate bond.
पेप्टाइड बॉन्ड आपको कहाँ देखने मिलते हैं? अमाइनो एसिड, जो सिंगल अमाइनो एसिड है। फिर ऐसे mRNA से जब आगे का प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का, उसमें एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है। तो चेन जब बनती है पॉलीपेप्टाइड की, उसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड आते हैं। तो इतने सारे अमाइनो एसिड को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए जो चेन बनती है, जो बॉन्ड लगता है, वो कौन सा होता है? आपका पेप्टाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड सीन बिटवीन दी सल्फर मॉलिक्यूल, जो सल्फर के बीच में दो बॉन्ड दिखाई देता है, वो कौन सा होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। दो चीजों को अगर किसी चीज ये किसी बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से अगर कनेक्ट किया जा रहा है, तो वहां पर आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, यहां पर इंपॉर्टेंस किसे दिया गया है? एंटी पैरेलल क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा? सिर्फ ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं, उसके जो आपके न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर्स है, उसको अटैच करने के लिए काम करेगा। लेकिन मेन काम जो एंटी पैरेलल नेचर है, वो किसकी वजह से आ रहा है? आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की वजह से आता है। जो आपका डीएनए है, तो डीएनए का ये जो बैकबोन है, तो यहाँ पर आपको एक फॉस्फेट एक शुगर, एक फॉस्फेट एक शुगर ऐसा देखने मिलेगा। फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, और या फॉस्फेट की जगह यहाँ पर फिर नाइट्रोजनस बेस आएगा। ठीक है, ये पूरा कलेक्टिव है एक आपका न्यूक्लियोटाइड, जिसमें नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट है और शुगर मॉलिक्यूल है। लेकिन जो एंटी पैरेलल नेचर है, यहाँ से फिर यहाँ से 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ पर जो एंटी पैरेलल नेचर है वो किसकी वजह से? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की वजह से। A nucleoside differ from a nucleotide, it lacks the, अभी हमने पढ़ा है, डीप में जाने की जरूरत नहीं, अगेन इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का कंपोजिशन, अभी हमने न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन देखा था। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ शुगर, देन योर फॉस्फेट and nitrogenous bases. Nitrogenous bases are purine and pyrimidine, right? And nucleoside are devoid of phosphate, right? They are devoid of phosphate. They only contain nitrogenous bases and sugar. There is no phosphate. So आपको पूछा क्या गया है? Nucleoside differs from nucleotide, it lacks phosphate group, it lacks phosphate group। नाइट्रोजनस बेस भी है, शुगर भी है न्यूक्लियोसाइड के पास, बस फॉस्फेट ना होने की वजह से वो क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। अगर ध्यान रखना है तो टी का साउंड याद रखो, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, टी का साउंड भी अगर ध्यान में रख रहे हो, तभी तुम्हें ये ऑप्शंस इजीली आंसर, मतलब आंसर तुम इजीली पूछ सकते हो। न्यूक्लियोसाइड, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड टी, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेसेस। नेक्स्ट, बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू डैश क्लास ऑफ शुगर। तो कौन सा शुगर है वो? पेंटोज शुगर। इट कंटेन पेंटामेरिक शुगर, 5 कार्बन वाला शुगर होता है। स्पेसिफिक हम उस शुगर को नाम क्या दे रहे हैं? राइबोज शुगर। ठीक है, डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोज है और आपके आरएनए के पास राइबोज शुगर है, लेकिन वो शुगर कितने कार्बन से बनी हुई है? 5 कार्बन से, इसलिए हम उसे कहते हैं पेंटोज शुगर भी कहते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक अगर मेंशन करना चाहे तब हम राइबोज शुगर कहेंगे, लेकिन अगर कॉमनली कहो तो वो पेंटोज शुगर होती है। हेक्सो शुगर में कितने? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, ट्रायोसिस में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, और पॉलीसैकेराइड में मोर देन 10 नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स और मोनोमेरिक शुगर्स आर देयर। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड में मोर देन 10, पेंटोज में 5 कार्बन, शुगर कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन, हेक्सोस 6 कार्बन, ट्रायोस 3 कार्बन। तो डीऑक्सी और राइबोज में कौन सी शुगर है आपकी? पेंटोज। स्पेसिफिक नाम क्या है फिर उसका? राइबोज इन आरएनए एंड डीऑक्सी इन
डीएनए। ओके, यहाँ पर स्पेसिफिक ये भी ध्यान रखो, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए में कौन सी शुगर है, आरएनए में कौन सी शुगर है। डीऑक्सी किसके पास है, डीएनए के पास। राइबोस किसके पास है, आरएनए के पास। विच वन करेक्टली डिस्क्राइब द होमोलॉगस स्ट्रक्चर। बहुत बार हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिफाइन किया गया है, आपको ये इजीली आ भी सकता है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या है, पूछा क्या गया है। होमोलॉगस स्ट्रक्चर याद क्या रखने बोला था, एनाटॉमिकल सिमिलर, फंक्शनली डिससिमिलर, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको ऑप्शंस जो इन्होंने बहुत बड़े करके दिए, बस इजीली देख लेते कि पहला क्या है, ऑर्गन विथ एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सही है, सही है, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, बाकी के भी ऑप्शंस पहले देखने और फिर जाकर ये करेक्ट ऑप्शन जो है उसे चूज करके हमें टिक करना है। पहले ही ऑप्शन सही लग गया और ओवर कॉन्फिडेंस में हाँ यही है इसलिए हमने टिक कर दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी कोई भी पेपर नहीं देगा, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। पहले देख लो कि बाकी के ऑप्शंस को क्या कहना है, हार्डली 1-2 मिनट लगता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑर्गन्स विथ एनाटॉमिकल डिसिमिलैरिटी बट परफॉर्म सेम फंक्शन। नो, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, अब इसे कट करो। ऑर्गन दैट हैव नो फंक्शन नाउ बट हैड ए इंपॉर्टेंट फंक्शन इन एंसेस्टर। नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये अगर लाइन को अगर आप किसी चीज को एप्लीकेबल करना चाहो तो किससे कर रहे हो, वेस्टिजियल ऑर्गन को। कि अभी जो ऑर्गन्स है उसका फंक्शन नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों में उसका फंक्शन हुआ करता था। वेस्टिजियल ऑर्गन्स इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने होमोलॉजी पूछा है, होमोलॉगस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, उसका और वेस्टिजियल ऑर्गन का कोई रिलेशन है, बिल्कुल नहीं। ऑर्गन अपीयरिंग ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस एंड डिसअपियर लेटर इन द अडल्ट। नहीं, यहाँ पर भी ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। पहला ही ऑप्शन सही है, दैट ऑर्गन्स हैव एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज बट दे आर डिफरेंट इन फंक्शन और देयर आर फंक्शनल डिससिमिलैरिटीज। ठीक है, ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को डिफाइन करता है, इसलिए तीनों ऑप्शंस गलत है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगेन मैच द पेयर। तो पहले देख लेते हैं हमारा कॉलम ए क्या है, चार्ल्स डार्विन, लुई पास्चर, ओपैरन एंड हाल्डेन, एसएल मिलर। ठीक है, यहाँ पर टीचर भी आया और स्टूडेंट भी आया। नेक्स्ट ऑप्शंस में देखते हैं, लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, स्पार्क डिस्चार्ज apparatus, गैलापागोस आइलैंड। अब यहाँ पर बहुत कुछ दिया है, हमें जो ज़्यादा पता है उसको पहले सॉल्व करते। गैलापागोस आइलैंड स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं, डार्विन के बारे में बहुत बार हमने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसमें डार्विन के फिंचेस पढ़े, फिंचेस कहाँ रह रही है, गैलापागोस आइलैंड पर रह रही है। तो अब गैलापागोस आइलैंड पर जाकर स्टडी किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने। तो ए का क्या है 4, तो ए का 4 कहीं दिख रहा है क्या आपको, हाँ दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है, मतलब ए और ऑप्शन बी कैसे हो गए, कट हो गए। पहले उसको कट कर दो, वहां पर जाना ही नहीं है। एक तो पेयर मिल गया, गैलापागोस आइलैंड किससे रिलेटेड है, डार्विन के फिंचेस से रिलेटेड है। चार्ल्स डार्विन वहां जाकर उन्होंने फिंचेस के ऊपर स्टडी किया, गैलापागोस आइलैंड पर गए। ठीक है, अब बचा लुई पास्चर, ओपैरन, हाल्डेन और एसएल मिलर। तो ओपैरन हाल्डेन का हमने देखा था, वहां पर सिर्फ अबायोजेनेसिस उन्होंने कहा था, लेकिन उनकी थियोरी के हिसाब से उनको क्या कहना था कि जो पहली सेल, आज जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही, इतने डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दिख रहे, प्लांट्स दिख रहे हैं इस अर्थ पर, वो सारे किसी ना किसी सेल से ओरिजिनेट हुए। तो वो जो पहली सेल बनी तो कैसी बनी, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। बिल्कुल सही है कि पहले जो लाइफ थी उसी से नई लाइफ आई है, लेकिन जो सबसे पहली लाइफ इस अर्थ पर बनी थी वो किससे बनी थी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी हुई थी। इसीलिए सी का 2, सी का 2 कहीं दिख रहा है क्या, सी का 2,
हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। फिर भी हम बाकी के भी क्रॉस चेक कर लेंगे। तो ए का हो गया आपका 4, सी का हो गया आपका 2, ठीक है। फिर आपका एस.एल. मिलर, उनके स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया ओपर एंड हाल्डेन की थ्योरी को। ओपर एंड हाल्डेन ने कहा कि अगर लाइफ आज के ज़माने में अगर हम कह रहे हैं कि लाइफ पहले ही लाइफ से आई हुई है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है और यही यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक लाइफ पहले जो लाइफ है उसी से आती है, लेकिन जो इस अर्थ पर पहली लाइफ तैयार हुई थी वो कैसे तैयार हुई? तो वो कैसे तैयार हुई? कोई तो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, हमारे जो अर्थ है, अर्थ के एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से उनके बीच में इंटरेक्शंस होने की वजह से पहले लाइफ का बेस मॉलिक्यूल तैयार हुआ, वो था अमाइनो एसिड। और ये प्रूफ किसने दिया? एस.एल. मिलर। यूरे और मिलर ये दोनों साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व है। वहां पर उन्होंने स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस बनाया। स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस में उन्होंने कंडेंसर रखा, फ्लास्क रखा, ऊपर से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जो इलेक्ट्रिसिटी थंडर के जो एनवायरमेंट आपके रेनी सीजन में जो थंडर होता है, लाइटनिंग होती है, वैसा आर्टिफिशियल लाइटनिंग थंडर उन्होंने लैबोरेटरी में उस स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस के फॉर्म में तैयार किया। वो स्पार्क्स जब देते थे, वहां पर जितने भी गैसेस थे, अर्थ जो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर बॉईल होता था उससे जो वेपर्स आते थे, एयर में जो भी कोई मॉलिक्यूल्स थे, गैसियस मॉलिक्यूल्स, उसमें इंटरेक्शंस होके फिर कंडेंसर के थ्रू उन्हें जो कंटेंट मिला उसमें उनको अमाइनो एसिड्स के ट्रेसेस मिले, जिसमें एलेनिन, ग्लाइसिन जैसे अमाइनो एसिड्स थे। और अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बने, इसलिए हम कहते हैं प्रोटीन्स आर द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हमें 3 मिल गए, ए का डी मतलब ए का 4 मिला, फिर आपके सी का 2 मिला, फिर आपके डी का 3 मिला, यहीं पर मिल गया। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बी का क्या है आपका? लुई पास्चर क्या? लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। आज का जितना भी साइंटिफिक डेटा विथ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आपको अवेलेबल है, हर एक को यही कहना है कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। बस ओपर एंड हाल्डेन का कहना था कि जो पहली लाइफ बनी वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी थी। नेक्स्ट, होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन, होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन के, ये बार बार पूछे जाते हैं, एविडेंसेस पूछे जाते हैं। लमार्क डार्विनिज्म के जो थियोरीज है वो पूछी जाएंगी, उसको छोड़ना नहीं है। आप कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, इसके बारे में आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो इवोल्यूशन के ये हॉट टॉपिक्स है, छोड़ना नहीं, करके ही जाना है। मैंने हर एक पॉसिबल क्वेश्चन इवोल्यूशन के इस होमोलॉजी और एनालॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। अब देखते हैं इसका आंसर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या है। मैं कमेंट्स रीड करूंगी, पता करते हैं किताब कि आप इसका क्या आंसर देते हो। यहाँ पर आपको कोई एग्जाम्पल नहीं, मतलब सिमिलर है, डिसिमिलर है, क्या है, यहाँ पर कुछ आपको इतना डीप में सोचना है। बस होमोलॉजी का दूसरा नाम क्या है वही आपको देखना है। इट इज बेस्ड ऑन कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल और ऑल ऑफ दिस। आपको सही आंसर बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या है इसका सही आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें मैंने एक सीक्वेंस दिया है, जिसमें क्या क्या है, डीएनए है, एमआरएनए है, प्रोटीन है, और किसने वो फिर बनाया है, ठीक है। तो डीएनए टू आरएनए, कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ दिख रहा है? एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, डायरेक्टली आप आंसर तक ही पहुंच गए। देखो ऐसा भी होता है कभी कभी, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उसमें अगर आप कैंसिलेशन का भी यूज कर रहे हो तो कैंसिलेशन का यूज करते आप सीधा आंसर तक पहुंचते। यहाँ पर ए मुझे पता है ट्रांसक्रिप्शन, तो पहले एक ही आंसर ऑप्शन उन्होंने दिया था, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड फ्रांसिस क्रिक। एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन, सही है, ट्रांसलेशन हो रहा है। डीएनए का एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, सही है। किसने प्रपोज किया ये सारा? फ्रांसिस क्रिक। डीएनए का मॉडल किसने दिया था? वैटसन एंड क्रिक, जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। आ गए, एक ही ऑप्शन दिया था उन्होंने, सही, पहले ही इसमें आपका आंसर आ गया, राइट। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे,
बस कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगी, वे अलग अलग रहेगा। हार्डेस्ट टू हार्डेस्ट, इजीएस्ट टू इजीएस्ट, सब हमने आज कवर किया। इसको फिर से देखो, रिवाइज करो, और इस पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश किया है उसको रट कर जाओ या कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ। एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो मेरे लेक्चर्स एक बार इसी चैनल पर देख लो। ओके, थैंक यू।